बिहार सरकार ने पेश किया 2021-22 का बजट में बेहतर विकास का किया गया वादा, किसानों को मिली सौगात। बजट पर बोले सीएम नीतीश कुमार, बजट है संतुलित, सभी वर्गों का रखा गया है बजट में विशेष ख्याल। बजट से पहले विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, महंगाई और मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में सदन में दिखा हंगामा। मैट्रिक परीक्षा में एसएसटी के बाद हिंदी का भी प्रश्न पत्र हुआ लीक। तेजस्वी के ट्वीट ने ट्वीट कर सरकार से पूछा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर और मैं हूं शर्मिला चौहान। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं और बात बजट की करते हैं। साल 2021-22 के लिए बिहार सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस सत्र में बजट को बिहार सरकार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया। वहीं बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पहले सदन में तमाम सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और शायरी भी पढ़ा। वहीं बजट पेश करते हुए डिप्टी सीएम ने सभी वर्गों का बखूबी ख्याल रखा, जिसमें पशुओं के स्वास्थ्य के लिए 500 करोड़ राशि, हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 550 करोड़, वृद्धों के लिए आश्रय स्थल बनवाने तो जल जमाव जैसी समस्या के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मछली आने में सहायता देनी होगी। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के अस्थिर चौड़ क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जाएगा। साथ ही अन्य क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों एवं बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रसार किया जाएगा तथा मछली पालन के पूरे उत्पादन श्रृंखला पर काम किया जाएगा। मछली उत्पादन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार की मछली अन्य राज्यों में जाएगी। तो बिल्कुल बजट सत्र के दौरान आज खुद डिप्टी सीएम ने कई सारे वादे किए और इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपने साथ सहयोगी शर्मिला से। शर्मिला, आज जिस तरीके का बजट रहा, इस बजट में खास सबसे पहले बात हम किसानों को लेकर के करेंगे। बिल्कुल किसानों के लिए सरकार ने काफी राहत दी है इस बजट में और इसके साथ ही महिलाओं को, युवाओं को और पशु यानी वो भी किसानों की कह सकते हैं कि राहत का पूरा ध्यान रखा गया है। हर वर्ग का इस बजट में पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और निर्भय, यदि हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए भी इस बजट में खास विशेष ध्यान दिया गया है। अगर हम बात करें महिलाओं के पेंशन की या हम बात करें महिलाओं के आरक्षण की, यदि महिलाएं ऋण लेती हैं तो वो ब्याज मुक्त ऋण होगा। चलिए एक नज़र में हम बात करते हैं कि आखिर में किन किन मामलों में और किस किस तरीके की योजनाओं के लिए कितनी राशि दी गई। तो बात अगर हम पशु सेवाओं की करें, यानी कि पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के करें, तो सरकार ने 500 करोड़ की राशि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए जारी किया है। इसके साथ साथ ही बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाने के लिए 90 करोड़ की राशि निर्गत की गई है। साथ ही साथ गाँव में सड़क संपर्क बनाने के लिए 250 करोड़, शहरी क्षेत्र में बाईपास और फ्लाईओवर के लिए 200 करोड़, जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़। इसके साथ साथ पशु एवं मत्स्य पालन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, यदि बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को 5 लाख रुपए तक ऋण मुक्त योजना दिया गया है। तो गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही बिहार के सभी शहरों को ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन भी बनाया जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। शहर में रह रहे भूमिहीन गरीब, जैसे कि जो शहर में रह रहे हैं और वो बेघर हैं, तो उनके लिए बहुमंजिला घर भी बनवाया जाएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। निर्भय, बिल्कुल। इसके साथ अगर बात रोजगार की करें, तो रोजगार के लिए भी सरकार ने इस बार काफी कुछ किया है। दरअसल जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जब लोग अपने रोजगार से दूर हो गए और लोगों की नौकरी खत्म हो गई, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा काफी खास रहा और खुद नेता प्रतिपक्ष इस मामले को लेकर के ही इस बार रणक्षेत्र में थे और उन्होंने रोजगार देने के वादे किए थे। तो आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का जो प्रावधान था उसको जारी रखा गया। इसके साथ साथ ही 2020 से 25 के बीच में लगभग 20 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर की बात की गई है। सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में 20 लाख से ज्यादा रोजगार होंगे। रोजगार के लिए एक साल में खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए। वहीं महिला उद्योग की बात करें तो महिला उद्योगों के लिए 5 लाख तक, जो कि शर्मिला ने खुद पहले ही बता दिया कि ऋण मुक्त
की बात की गई है कि यानी कि उन्हें जो ऋण दिया जाएगा वो ऋण मुक्त होगा। इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो नेटवर्किंग आईटी सेक्टर में दी जाएगी, साथ ही साथ ट्रेनिंग, हर जिले में मेगा ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे और लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बिल्कुल, यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी काफी व्यवस्था और काफी सुविधाएं इस बजट में दी गई हैं। क्षेत्रीय प्रशासन पुलिस थाना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना लाया जाएगा और इसी के साथ महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा और उच्च शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये थी बजट ही। और बजट की बात कर ले तो जिस तरीके से आज का बजट हुआ वो काफी खास रहा और इसको देखा गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और सीधे देखेंगे कि किस तरीके से आज का बजट रहा। तो बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने भी बजट को बेहतर कहा है। यह बजट संतुष्टिपूर्ण हो और संतुलित रहा, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि जो भी पिछला काम बाकी है सब 1 साल के अंदर पूरा होगा और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 के योजनाओं का काम भी शुरू हो चुका है। जनता को हर तरह की सुविधा मिले इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। बजट में एक एक चीज का प्रावधान है। आज के बजट के बारे में तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई है। बजट प्रस्तुत कर दिया गया है और इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है और बहुत अच्छे ढंग से संक्षेप में वहाँ भाषण दिया विधानसभा में और उसके बाद बजट के महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा भी कर दी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम है कि हम लोगों ने बजट में हर क्षेत्र के बारे में ख्याल रखा। एक तो मौलिक चीज़ आप समझिए कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं और खास करके जो 7 निश्चय पिछली बार हमने शुरू किया था, उसमें जो चीज़ें जैसे कुछ जगहों पर सड़कों का निर्माण या हर घर नल का जल, उसका कुछ जगह पर काम जो रुका हुआ बचा है, उन सब चीज़ों के बारे में सारा प्रबंध कर दिया गया है। और ये इस बार का बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये पूरी कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर जितनी भी चीज़ें है पहले से चल रही हैं उस काम। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर बिहार के बजट के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। बजट पर अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार यह बजट बिहार के विकास की गति को नई गति देगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो बिहार की महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो जिस तरीके से देखें तो बीजेपी ने भी अब इस बजट को सराहना की है और हालांकि सराहना करनी बात जो है वो लाजमी है, क्योंकि सरकार में सहयोगी है और इसके नाते भी हालांकि जिस तरीके से आज की स्थिति रही तो खुद केंद्र सरकार, दरअसल ये बजट जो था वो बिहार सरकार का था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को इसके लिए बधाई दी। ऐसे कह सकते हैं कि दोनों सहयोगी पार्टी एक साथ काम कर रही है और ये सब कुछ केंद्र सरकार से सहयोग से ही संभव हो पा रहा है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को बधाई दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। एक तरफ सीएम ने बजट को संतुलित बताया तो दूसरी तरफ विपक्ष बजट पर नुक्से निकालने में लगा है। वहीं आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर हसन ने बजट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसानों के प्रति सजग नहीं है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बिहार का बजट एक उसी का नमूना ही है। सरकार जो है वो लगातार इस बजट को बेहतर बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के जो रवैये हैं वो इसके बिल्कुल उलट दिख रहे हैं। जहां एक तरफ बजट की शुरुआत से पहले नेता प्रतिपक्ष ने भी कई सारी स्थितियों और खास करके शुरुआत में ही, इससे पहले भी देखें तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन पहले सत्र के दौरान ही दिखा था कि खुद माले, कांग्रेस, राजद सभी ने अपने अपने स्तर से विरोध प्रदर्शन किया और इस बार का बजट सत्र काफी विरोधाभास वाला होगा। शर्मिला, बिल्कुल ये कह सकते हैं। बिल्कुल, एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार भी इस बजट को का प्रोत्साहन कर रहे हैं, इस बजट को लेकर वो लगातार कह रहे हैं कि ये बजट हर वर्ग के लिए है, इस बजट की सराहना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इस बजट में नुक्स निकालने में लगा हुआ है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ बात करें अगर मैट्रिक परीक्षा की, तो मैट्रिक परीक्षा के दौरान शुक्रवार को सोशल साइंस का पेपर लीक होने के बाद सोमवार को पहली पाली में होने वाली हिंदी की परीक्षा में परीक्षा से लगभग 1.5 घंटे पहले ही हिंदी का पेपर भी लीक हो गया, जिसके बाद ये मामला बजट सत्र के दौरान सदन तक पहुंच गया।
तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्थगन प्रस्ताव लाकर पेपर लीक मामले में सदन में सरकार के से जवाब मांगा। वहीं शाम में तेजस्वी यादव ने जब सरकार से जवाब नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर भी हमला बोला। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि आखिर में किस तरीके से स्थिति है, शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार बताने की कष्ट करे कि आज मैट्रिक की परीक्षा दूसरी पाली का भी पेपर लीक हुआ और उन्होंने यह इस संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है। आखिर में सरकार के रवैये क्या है कि उन्हें पेपर लीक होने के बावजूद भी कुछ भी जानकारी नहीं है। बिल्कुल, मैट्रिक की परीक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिल्कुल कह सकते हैं कि अलर्ट हैं। लगातार पहले दिन से ही तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। या बात करें हम इंग्लिश की परीक्षा की या पहली परीक्षा के बाद से ही तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह से बिहार बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ बात अगर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के करें तो राजद तो है वो लगातार पिछले 2-3 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में, चाहे पटना सिटी की बात करें या इसके अलावा गया और कई अन्य जिलों में भी प्रदर्शन दिखा है और इसका नजारा सदन में भी दिख रहा है। सदन में शुरुआत के साथ ही किसान आंदोलन की भी रूपरेखा कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिखाई। आज खुद वो सदन में ट्रैक्टर से पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। बिल्कुल, किसान आंदोलन के समर्थन में तेजस्वी यादव ने सांकेतिक रूप में विरोध किया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा भी था कि सांकेतिक रूप में विरोध करने के लिए वो सदन की कार्यवाही में ट्रैक्टर से पहुंचे। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। पटना में सीपीआई-एम की ओर से बिहार में बढ़ रहे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों और उनके घर से बेघर किए जाने को लेकर बुद्धा स्मृति पार्क के सामने शांतिपूर्ण मार्च निकाली गई। आपको बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मजिस्ट्रेट और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। जिस हम लोग ने जो पटना स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह गरीबों को भगाया जा रहा है, इसी को झोपड़पट्टी जो लोग निवासी हैं, जो बेघर हैं, उनके लिए आज प्रदर्शन कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरह जिला शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और जिस तरह जिला प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया उसका निंदा करते हैं। इनसे बात हो चुका था पहले भी कि 5 मंत्रिमंडल मिलाना है, लेकिन ये लोग चाहते हैं बलपूर्वक गरीबों को भगाना, जो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। डीएम का घेराव करने जा रहे हैं और वो गरीबों का आवास का व्यवस्था करे। जब तक व्यवस्था नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। और अब खबर कटिहार से, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सीएमआर योजना के तहत 271 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर समेत बधिरों को कान की मशीन वितरित की गई ताकि दिव्यांगों का जीवन और आसान बन सके। वहीं इस मौके पर कटिहार से सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में इन शिविरों के माध्यम से जो भी दिव्यांग लोगों को अब तक सुविधा नहीं मिल पाई है, उन लोगों के लिए यह सुविधा जारी रहेगी। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर यानी कि कटिहार में खुद सांसद वहां पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ के दिव्यांगों के बेहतर जीवन की कामना करते हुए उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से 271 दिव्यांगों को साइकिल और उसके साथ साथ जो कि बधिर थे उनके लिए कान की मशीन का वितरण किया गया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक कदम है और कटिहार में ये देखने को मिला 271 दिव्यांगों को उनके जो कह सकते हैं कि उनके काम की चीज को वितरित किया गया। एक तरफ जहां बधिर है उन्हें कान का मशीन वितरित किया गया, तो जो दिव्यांग है उन्हें साइकिल वितरित की गई। समाज के वैसे दिव्यांगजन जिनको उनको जीने के लिए, उनको चलने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए और सामाजिक जीवन में हर कठिनाई बाधा को वो पार करके सामान्य जीवन कैसे जी सके, इसके लिए भारत सरकार का सीआरएस फंड से अभी हम लोग कटिहार में वितरण करें। सीआरएस का है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निगम का जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र का है, तो सीआरएस से हम लोग कटिहार में 271 ज़रूरतमंद लोगों को 471 जो है। बिल्कुल, तो कटिहार में ये जो दिखा वो काफी बेहतर नजारा दिखा शर्मिला, और ये इसको बेहतर कदम कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक बेहतर कदम है और ऐसे में जो भी दिव्यांग हैं और जो चलने या सुनने में सक्षम नहीं है, एक बड़ी सहायता उन्हें मिलती है। गया के फतेहपुर प्रखंड में कुछ मंचलों द्वारा एक युवती के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है, जिसके बाद एसएसपी आदित्य कुमार ने सभी आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया है। और इस वीडियो के बारे में मिली जानकारी के अनुसार वीडियो 20 फरवरी का है।
जब गया के फतेहपुर प्रखंड की एक गांव की छात्रा स्कूल से लौटने के दौरान अपने युवक दोस्त के साथ बैठकर बात कर रही थी, तभी गांव के कुछ युवकों ने दोनों को घेर लिया और लड़की के साथ छेड़खानी की तो वही युवक के साथ मार पिटाई की और मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो ये वायरल जहां युवती से छेड़खानी का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, जहां पे मनचले युवती के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और वहां जो युवती का मित्र था उसके साथ भी जो मनचले हैं वो उसे भी पीट रहे हैं। अभी आपके माध्यम से मुझे इसकी जानकारी मिली है, संबंधित थानेदार से इसके बारे में पूछताछ की गई है। सबसे पहले एक FIR लॉन्च करके इन लोगों को चिन्हित कर सबकी गिरफ्तारी के लिए बोला गया है। देखिए, हम तो अपने, क्योंकि हम प्रशासनिक पदाधिकारी हैं तो हम लोग प्रशासन या पुलिस के तंत्र से के लेवल से ही बात कर सकते हैं। सामाजिक में भी मेरा मानना है कि सामाजिक में भी ज़रूर उनका बहिष्कार या कुछ होता होगा या कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म ज़रूर होंगे। हर सोसाइटी में इस तरह के लिए मैकेनिज़्म रहते हैं और हम लोग तो अपनी कार्रवाई करते हैं और पूरे व्यापक तरीके से इसमें कार्रवाई होगी। जो अभी आपने बताया है, जितने भी लड़के इसमें चिन्हित हैं सारे के सारे। तो अब बढ़ते हैं खबरों की ओर और रांची की तरफ चलते हैं शर्मिला। बिल्कुल, तो रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के बीच का कलह एक बार फिर से खुल के सामने आ गया है। कांग्रेस नेता प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही एक दूसरे पर हमलावर होते दिखे और हाथापाई पर उतर आए। बताया जाता है कि आरोप प्रत्यारोप लगने के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को कांग्रेस भवन के पीछे के रास्ते से भागना पड़ा। तो बिल्कुल, रांची में आपस में ही कांग्रेस के नेता भिड़ गए। बता दें कि आलमगीर आलम भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और जब कलह बढ़ने लगी तो उन्हें पीछे के रास्ते से भागना पड़ा। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, रांची के कांग्रेस कार्यालय की है, जहां किसी बात को लेकर के कलह बढ़ा और फिर कलह इस कदर बढ़ गई कि कांग्रेस के नेता ही आपस में भिड़ गए और उसके बाद फिर आलमगीर आलम को पीछे के रास्ते से भागना पड़ा। इधर रांची स्थित खलाड़ी प्रखंड के कई गांव में ग्रामीणों की पेयजल की समस्या को लेकर जनता मजदूर संघ के सचिव प्रताप यादव के द्वारा डकरा खदान और रोड पर चलने वाली कार्यों को पूरी तरीके से बंद कराया गया। वहीं इस मामले पर प्रताप यादव ने कहा कि जल समस्या को लेकर ग्रामीण एवं जनता मजदूर संघ ने 2 साल पहले भी जल समस्या को लेकर CCL को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन CCL के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं देखी गई थी। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये स्थिति अब झारखंड में भी है। दरअसल झारखंड में पेयजल की समस्या को लेकर के लगातार वहां के लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं बन पा रही है। तो बिल्कुल पेयजल की समस्या को लेकर के यहाँ के ग्रामीण जो है वो जूझ रहे हैं और ये एक जगह नहीं बल्कि कई ऐसे गांव का मामला है जहाँ का पानी जो है वो लोगों के लिए समस्या बनती जा रही है। यहाँ लोगों को पेयजल के लिए पानी नहीं मिल पा रही है, जिसकी समस्या को लेकर के लोगों ने अब प्रदर्शन करना शुरू किया है और इस दौरान सरकार को लोग अवगत कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हजारीबाग की है, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने राज ज्वेलर्स के मालिक मनोज कुमार सोनी से करीब 15 लाख रुपए से अधिक के जेवर को लूट लिया है। बताया जाता है कि दुकान मालिक दुकान बंद कर जेवर लेकर घर जा रहा था। इसी क्रम में पल्सर बाइक से पहुंचे 2 अपराधियों ने थैला छीन लिया और फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शहर में लगे CCTV कैमरों की मदद से मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की तलाश कर रही है। बिल्कुल, तो ये स्थिति है फिलहाल अपराधियों की और झारखंड में भी नजारे जस के तस दिख रहे हैं। यहाँ CCTV की मदद से पुलिस लगातार मामले की छानबीन में जुट गई है। तो यह हजारीबाग का मामला है जहाँ अपराधियों ने 15 लाख से अधिक के जेवरात लूट लिए हैं। बिल्कुल निर्भय, अधिक बात करें बिहार झारखंड की तो दोनों ही जगह अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ हट चुका है और अपराधी अपने वारदात को अंजाम देने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे हैं। हाँ, मैं दुकान करता हूँ। हर प्रत्येक दिन के अपेक्षा कल भी जो है करीब 8 बजे सोना का और चांदी का सामान लेकर के जो दुकान मेरा रहता है, लेकिन घर जा रहे थे, मेरा घर से चोरी हुआ है। जा रहे थे लेकर के, इसी बीच 2 लड़का मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आया। एक लड़का मेरा थैला जो है हाथ में झपट्टा मार करके लेकर भागने की कोशिश किया, भागने लगा। उस पर हम झपटे उसको पकड़ने की कोशिश किए, जिसमें मेरा हाथ भी जो है कट गया, पत्थर गड़ गया है कमर में और सोना में चुकाया है। जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल अल्कोर में सिलेंडर फटने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। बता दें कि घायलों में एक महिला की भी शामिल है, जिसे आनन फानन में टाटा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से ये घटना घटी। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और उसमें करीब 11 आदमी इंजर्ड हैं और अभी जैसे टीएमएच की तरह बताया कि आउट ऑफ द जेन तो सभी कोई मतलब ठीक होने वाले, मतलब ऐसा कोई नहीं कि मतलब बहुत सीरियस ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा सीरियस उसको एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि डेंजर्ड नहीं, मतलब होता है कि मतलब क्या। बढ़ते आगे और बात अब करेंगे पलामू जिले की। पलामू जिले के हुसैनाबाद के देवरी में वृद्ध व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव की पहचान देवरी खुर्द के पुरनाडी निवासी राम जन्म राम के रूप में हुई है। वहीं परिजनों की माने तो बीती शाम सब्जी लेने के लिए वृद्ध व्यक्ति घर से बाहर गए थे, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने के बाद परिजन जो हैं वो काफी परेशान हो गए और खोजबीन के बाद उन्हें दारू भट्टी के समीप गेहूं के खेत में बरामद किया गया उनके शव को। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।